नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गढ़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शिवम चौधरी। मेरा भारत बदल रहा है जी, बिल्कुल बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स आई है जिनको देख मैं सरप्राइज थी। अचानक से पैर छूना, फिर कुछ ऐसी जजमेंट्स देना जो इससे लगता है कि शायद जो हम नाउम्मीदी की तरफ बढ़ चुके थे जुडिशरी को लेके, वो बेवजह थी। वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट करे, ऐसी फीलिंग आती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शिवम, ये बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने लगभग 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से G20 की बैठक से उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, सूर्यकांत जी पहले ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने हिंदी के अंदर शपथ ली है। और पहले ही दिन जिस तरीके से नायक में आपने देखा था ना, वो अनिल कपूर किस तरीके से खेल करता है एक दिन में, पहले ही दिन कुछ उसी फॉर्म में सूर्यकांत जी नजर आए। अब ये देखना ये है कि ये फॉर्म पहले दिन की रहेगी या 15 महीने जो उनका कार्यकाल है, लगभग फरवरी 2027 तक ऐसे ही चलती रहेगी, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और पहले ही दिन उनकी कोर्ट में 17 केस पहुंचते हैं और उसमें से 2 केस ऐसे हैं जिसमें एक में उनकी टिप्पणी है और दूसरे में उनका जजमेंट है, जो आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो उनके पूर्ववर्ती जज थे जस्टिस गवई साहब, उसके ठीक विपरीत उनका व्यवहार रहा। इसलिए इन 2 जजेस को कंपेयर कर रहे हैं लोग, और तो ये समझ रहे हैं कि एक तरीके से एक ट्रांजिशन हुआ है अगर ऐसे ही चलता रहता है सुप्रीम कोर्ट के उस रवैये के अंदर। क्या है केस, सबसे पहले वो केस समझ लेते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने निर्णय लिए हैं, तो जो बहुत सारे लोग इनसे उम्मीद लगाए बैठे थे, जो पूरा लिबरल गैंग उम्मीद लगाए बैठा था, उनको भी बड़ा झटका है। क्या है पहला केस? पहला केस है एक मिलिट्री अधिकारी का, जिसका नाम है सैमुअल कमलेशन। वो लेफ्टिनेंट के तौर पर भारतीय सेना के अंदर भर्ती होता है। भारतीय सेना के अंदर एक रिवाज है कि भैया 2 तरह की हायरार्की आप मान सकते हैं सेना के अंदर होती है। एक जवान होता है और एक अधिकारी होता है। जो जवान होता है वो एक अपने साथ एक कल्चर को लेकर आता है। तो सेना ने ये तय किया कि जो जवान है उसकी कल्चर को एज इट इज हम प्रिजर्व करके रखेंगे। मान लीजिए वो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी है, मुस्लिम है, वो अपनी कल्चर को लेकर आता है, उसको उसकी कल्चर को एक्सरसाइज करने दिया जाएगा। और इसीलिए जहां पर भी वो होता है वहां पे उसके लिए मंदिर की व्यवस्था होती है, मस्जिद की व्यवस्था होती है, चर्च की व्यवस्था होती है। जो भी वो धर्म से आता है वो वहां प्रोवाइड कराया जाता है। और उसमें पूजा पद्धति जिस हिसाब से चलनी चाहिए उस हिसाब से होती भी है। लेकिन वहां एक शर्त होती है कि अगर मंदिर में मंदिर परेड है या गुरुद्वारा परेड है या चर्च परेड है, तो सबको एक साथ बैठकर वहां पर उसका पार्ट बनना पड़ेगा। और जो दूसरा व्यक्ति है जो है अधिकारी, उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर वो बनकर जाए जो धर्म या जो कल्चर उसके जवान की है, और वहां पर वो उसको अग्रणी भूमिका निभाता है। पूरे के पूरे प्रोसेस को वो एक तरीके से, अगर मान लीजिए नमाज अदा हो रही है तो उसे नमाज अदा करनी पड़ती है। हमने देखा डीपी पांडे जी नमाज अदा करते दिखाई दिए हैं। हमने देखा कई अधिकारी ऐसे हैं जो क्रिश्चियन होते हुए हवन करते हैं। तो वो नेतृत्व करते हैं, अपने जवानों के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ बैठकर उसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जो ये कमलेशन जी थे, इनको एकदम से ये याद आ जाता है, अरे मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो एकेश्वरवादी हूं, मैं तो जीसस को ही मानता हूं, मेरे लिए तो ये सब बाकी सबका तो कोई विश्वास मेरे अंदर है नहीं। तो 2017 में क्या होता है, गुरुद्वारा परेड चल रही होती है। गुरुद्वारे के अंदर वो जिस थर्ड कैवलरी रेजिमेंट में है, उसमें सिख भी होते हैं, जाट भी होते हैं और राजपूत भी होते हैं। यानी वहां मंदिर भी था और वहां गुरुद्वारा भी था। तो उसी दौरान जब गुरुद्वारा परेड हो रही होती है, गुरुद्वारे के अंदर पूजा चल रही होती है, तो ये अंदर जाने से मना कर देते हैं। और इनका जो कमांडेंट है वो बार बार कहता है कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप अधिकारी हैं, आपको ये एक तरीके से जाकर इसको लीड करना पड़ेगा। वो मना कर देते हैं और 2022 के अंदर जाकर इनको सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इन्होंने गुरुद्वारे में जाने से मना किया, इन्होंने की पूजा पद्धति वाली बात में इन्होंने सेना का जो एक तरीके से कह सकते हैं ऑर्डर था वो मानने से मना कर दिया। ये हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट में इनका जो केस है वो निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इनका केस लग जाता है सूर्यकांत साहब की कोर्ट के अंदर, और बाकी एक और जज हैं वो थे। वहां पर सूर्यकांत जाते ही बिफर पड़ते हैं इस व्यक्ति के ऊपर कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो सेना के अंदर रहकर कि तुम क्रिश्चियन हो,
तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि किसी धर्म को लेकर तुम सेना के अंदर हो? और जिस तरीके से इस केस की सुनवाई आगे बढ़ती है, ये डिसाइड हो जाता है कि जो पूरे गवाही साहब थे ना, जो ये कह देते थे कि भैया अपनी जो प्रॉब्लम है, खजुराहो में जो दिक्कत है, जो विष्णु जी का सिर कटा है, जाकर अपने विष्णु से ही ठीक कराओ, इन्होंने उसके विपरीत जाकर किसी सेक्युलरिज्म की कोई भावना नहीं दिखाई। इन्होंने वो बात कही, कोई सेक्युलर होता कह देता हाँ ठीक है भाई, तेरी बात तो सही है, तेरा धर्म है, तुझे मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो नियम है, जो कायदा है और जो सबके लिए है, वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और इनको जबरदस्त पहले तो डांट पिलाई जाती है, उसके बाद जो इनका वकील है गोपाल शंकर नारायणन, वो ये कहता है कि भैया आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक हमारे जो अधिकार है उसको संरक्षित करते हैं, हम जैसे चाहे वैसे जीना चाहते हैं, उसके लिए संरक्षण प्रोवाइड कराया गया है। तो कोर्ट साफ साफ बता देती है कि जितने भी ये आर्टिकल्स आप बता रहे हैं ना, ये नागरिकों के लिए, सेना के अंदर कोई भी आर्टिकल लागू नहीं होता है, सारे के सारे सस्पेंडेड है, सेना के अंदर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कल को तो तुम आके ये कहोगे कि भैया आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ है, मैं तो सेना में हूं, मैं तो जाता नहीं बॉर्डर पे लड़ने, मेरे तो आर्टिकल 21, मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है मुझे। कल को तुम ये कहोगे भैया मुझे आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं तो अपने अधिकारी को गाली दे सकता हूँ। कल को तो फिर तुम ये कहोगे कि भैया अगर तुम्हें अपना ही धर्म इतना प्यारा है कि भैया मस्जिद में आतंकवादी बैठे हैं या गुरुद्वारे में आतंकवादी बैठे हैं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पर। उससे तो काम नहीं चलेगा ना। जो आपकी पद्धति है, जो सेना में आपका एक तरीके से सिस्टम है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जो जस्टिस बागची है, वो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया, और इस आदमी के लिए पादरी बुलाया गया वहां पर खास, उस पादरी ने से ये कहा कि तुम अंदर चले जाओ, तुम अनुष्ठान का हिस्सा मत बनना, तुम जाकर पाठ मत करना, लेकिन खड़े तो रह सकते हो, अपने सैनिकों को मॉरल सपोर्ट तो दे सकते हो। उसने वो भी मना कर दिया। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया तुम्हारा ये नहीं चलेगा। एक बात बताओ, उसने ना ही सिर्फ अपनी धार्मिक भावनाओं को तो ध्यान रखा, लेकिन अपने जवानों की जो धार्मिक भावनाएं आज थी उसका क्या? तो कोर्ट ने यहां किसी भी सेक्युलर माइंडसेट को अपने ऊपर हावी हुए बिना, जज साहब ने सीधा कहा भैया ऐसा है, अपना घर जाओ, बैठो, वहां कैंडल जलाओ, वहां जीसस को याद करो, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन इस सेक्युलरिज्म, जो ये अपना ये जो कम्युनल माइंडसेट है, उसे लेकर सेना में तुम नहीं बैठ सकते। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सही सुनाते हुए सूर्यकांत साहब ने साफ कर दिया कि भैया हम पूर्व जज की तरह नहीं है कि हमें किसी सेक्युलरिज्म के एक्स्ट्रा उसने कीड़ा काटा हुआ है कि हम हिंदुओं को ही गाली देंगे या कुछ करेंगे। साफ है, सिस्टम जैसे निर्धारित है, जो लिखा है कानून में, जिस संस्थान में आप कर रहे हो उसी तरीके से काम चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। अगर कोई और जज होता तो क्या निर्णय आ सकता था, उसकी बानगी हम समझ सकते। जी गायत्री जी। There are two areas जहाँ पे fundamental rights नहीं होते हैं. One is definitely the army and the other is also critical services like medicine and all. अगर suppose कभी war हो रही है, कुछ हो रहा है और ये बोलते हैं हमारी rights तो ये हैं and we can't serve the nation or we can't serve the people. It will be a very critical situation and a very well articulated judgment I would say on behalf of Justice Suryakant. Second judgment क्या है जिसको लेकर आप बड़े excited थे? जी. जी गायत्री जी, जजमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से नजीर सेट की है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट सेट कर दिया है जस्टिस सूर्यकांत ने, तो मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े हैं ना फिक्सर बैठे हैं कोर्ट के अंदर, सिंघवी, सिब्बल, इनकी दुकानों पे खतरा आ सकता है। लोगों की यूएसपी क्या थी? देखिए, कोर्ट में केस लड़ना वो एक अलग चीज है, इनकी यूएसपी क्या थी कि अर्जेंट हियरिंग हो जाएगी। जहां एक आम आदमी को हियरिंग मिलने में 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं, कि केस 30-30 साल चलता है, और कई बार तो भैया किसी केस में सजा 4 साल है और तुम 8 साल से जेल के अंदर हो। तो वो जो सिस्टम है, वो एक जो प्रिविलेज क्लास है उसको उससे बचाते थे कि भैया हमारी सेटिंग है, फला जज साहब को फोन मिलाएंगे तो एकदम से तुम्हारी केस लग जाएगा। हुआ था ना तीस्ता सिंह तलवार के साथ, चीफ जस्टिस साहब भरतनाट्यम का प्रोग्राम छोड़ के बीच में आए संडे की शाम को, अरे वो मैडम को जमानत दिलवानी है, तो एक जज की बेंच ने जब कुछ फैसला नहीं बन पाया तो 2 जजेस की बेंच एक स्थापित की गई। वो हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी को जब मोदी वाले केस में सजा हो जाती है, तो मात्र केस चलते केस के अंदर ओरल मेंशनिंग के नाम पर उनका केस लिस्ट हो जाता है, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से स्टे मिल जाता है। वक्फ वाले मुद्दे पे जब हिंदू पक्ष वक्फ के लिए बात कर रहा था, तो 5-6 साल से तारीख नहीं मिल रही थी, और 5 साल बाद ये कह दिया गया था हाई कोर्ट में चले जाओ। और जो दूसरा पक्ष था उसे साफ ये कह दिया था ठीक है भैया, हफ्ते 10 दिन में सुनना शुरू कर देते हैं, डेली बेसिस पे होगा, क्या दिक्कत है। ये हमने देखा है। जो वो प्रथा चली आ रही है, उस
को तोड़ने का काम सूर्यकांत ने किया है। अगर ये चलता है, बहुत एक कैवेट दे रहा हूं, अगर ये पहले दिन वाली फॉर्म नहीं है और अगर ये चलती है तो बहुत लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ये अर्जेंट मेंशनिंग की जो स्लिप आती है ना कि साहब मैं फला वकील और मैं चाहता हूं कि मेरे इस मुवक्किल का केस जल्दी से सुन लिया जाए, ये नहीं चलेगा। आपको बाकायदा नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के यहाँ लिस्टिंग होगी, फिर कोर्ट में आएगी, फिर हाई कोर्ट में, माफ कीजिएगा, जो चीफ जस्टिस है वो तय करेंगे रोस्टर में कौन सा केस कहाँ जाएगा। ये जो प्रोसेस है जिस तरीके से चलता है सुप्रीम कोर्ट में वही चलेगा। सिर्फ दो चीज ऐसी हैं जिसको छोड़कर सारे केस अपने मेरिट के हिसाब से चलेंगे। पहला, अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली कि मान लीजिए कल उसे टांगने वाले हैं या 5 दिन में 10 दिन में उसकी सजा होने वाली है, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकता, तो वो तो केस ऐसा है जहां पर चीफ जस्टिस साहब ये कह सकते हैं कि ठीक है भैया मैं इसको अर्जेंट तौर पर सुन सकता हूं, या कहीं किसी के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो केस है जिसको मैं सुन सकता हूं। बाकी कोई ये कहेगा कि भैया मेरे फला नेताजी हैं 5,000 स्कैम में फंसे हुए हैं, बस हाँ मैं वकील साहब पढ़ा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए, वो नहीं चलेगा। तो अगर ये, मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ यही चीज सेट हो जाए ना, तो जो बैकलॉग रुका हुआ है ना 90,000 केसेस का मात्र सुप्रीम कोर्ट में, और यही चीज आज आप नीचे आ जाए, अगर सेशंस कोर्ट में ये चीजें चलने लगे तो बहुत चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जो ये वीआईपी कल्चर है ना, मंदिरों में भी वीआईपी घुसना चाहता है, कोर्ट में भी वीआईपी घुसना चाहता है, हॉस्पिटल में भी वीआईपी घुसना चाहता है, जो ये वीआईपी कल्चर है अगर इसे ही समाप्त कर दिया जाए और मेरिट पे चीजें चलने लगे तो चीजें बहुत हद तक सुधर सकती है। देखिए हर कोई चीफ जस्टिस हो एक लेगेसी छोड़ना चाहता है, वही चाहता है कि मैंने कुछ किया है ये बात सामने आए। गवाई साहब ने क्या किया छोड़ दीजिए, चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया छोड़ दीजिए, खैर गवाई साहब ने का भी एक बयान मैं आपको बता देता हूं। जिस दिन रिटायर हो रहे थे ना, उस दिन पत्रकारों को बुलाया अपने यहाँ खाने वाने पे, क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भैया इस जुडिशियल सिस्टम में ना जिस तरीके से ये लिबरल लोग बैठे हैं, जिस तरह का पूरा इकोसिस्टम है, ये सिर्फ उसी जज को न्यूट्रल मानता है जो सरकार के खिलाफ निर्णय दे। अगर मैं सरकार के खिलाफ निर्णय नहीं देता तो मुझे न्यूट्रल नहीं माना जाता। यानी कि, और ये बातें कब याद आती है, जिस दिन रिटायरमेंट होता है, ये रिटायरमेंट होने वाला होता है, ये आखिरी दिन होता है रिटायरमेंट का, उस दिन सबको याद आती है। यही बात कुछ चंद्रचूड़ ने कही थी। अगर आपको इससे छुटना है तो साफ है कि मेरिट हो, सरकार के दबाव में आए बिना, विपक्ष के दबाव में आए बिना, इकोसिस्टम के दबाव में आए बिना, आपको मेरिट पे निर्णय देने चाहिए, वही होना चाहिए, ही जाकर कुछ होगा। और जस्टिस सूर्यकांत को जिस तरीके से ये लोग ये मानकर बैठे थे कि नुपुर शर्मा वाले केस में जिस तरीके से इन्होंने एडवर्स टिप्पणी की उसके अंदर कि भैया नुपुर शर्मा है उसी की वजह से सब कुछ हुआ है, कन्हैया कुमार की हत्या उसी की वजह से हुई है, देश में अराजकता फैली है तो उसी की वजह से फैली है, ये बयान था उनका। उसके बाद ये पूरा का पूरा लेफ्ट विंग इकोसिस्टम है, उसे लग रहा था अरे यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो हमारी भाषा बोलता है, ये तो आते ही से लपक लेंगे, और इसका कार्यकाल भी लंबा है, ये नहीं 2-3 महीने वाला है, ये तो 15 सवा महीने समा रहेगा। तो उन्हें ये भी एक तरीके से आशाएं उम्मीदें इनसे बंध गई थी। लेकिन पहले दिन आते ही जिस तरीके से इन्होंने उन्हें हिट विकेट कर दिया तो उन्हें दिक्कत है। और कई महत्वपूर्ण केसेस में सूर्यकांत रह चुके हैं। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसको चैलेंज करने वाली जो पेटिशन थी उसमें जो निर्णय आया उसमें सूर्यकांत जी थे, पेगासस वाले केस में थे, उसके अलावा ओआरओपी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है उसके अंदर ये थे, जो बिहार में एसआईआर हो रहा है इसको ठहराने वाली जो बेंच थी उसके अंदर ये थे। यानी कि एक पुराना इतिहास है, बड़े बड़े केसेस ये ऑलरेडी देख चुके हैं, और जिस तरीके से चीफ जस्टिस के तौर पर पहला दिन इनका रहा, अगर यही कैरी फॉरवर्ड होता है या इसका आधी भी झलके आगे दिखाई देती है तो कई लोगों की दुकान बंद होती है। और कई लोगों का जो ये सिस्टम चल रहा है ना कोर्ट के अंदर, एक बात बताइए, जो राम मंदिर का केस था क्यों सालों साल नहीं चल पाया? क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे लोग, कभी दीपक जी, जस्टिस दीपक कुछ करना चाहते हैं तो उनके पीछे लग जाते हैं, रंजन गोगोई कुछ करना चाहते हैं तो उनके पीछे लड़की लगा दी जाती है। तो जिस तरीके से ये लोग काम करते थे, अगर ये चीज बंद हो जाती है बहुत बेहतर है। और इसी तरीके से मेरिट के आधार पर अगर निर्णय आते हैं जिस तरीके से इस केस में आया, तो आप ये समझिए जुडिशियरी से जो हमारी शिकायत है कुछ हद तक सॉल्व होगी। ठीक है, सुधार होने बहुत है, बहुतों की अपेक्षा है कि और बहुत सुधार हो, लेकिन कम से कम कहीं से तो शुरुआत हो। जी गायत्री जी। बिल्कुल सही कह रहे हो शिवम, जिस तरीके से अभी चीजें चल रही हैं, लुक्स लाइक द स्टार्ट इज वेरी गुड, वेरी इंकरेजिंग, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी पॉपुलर आल्सो। लेट्स सी
वक्त के साथ क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जुडिशरी से उम्मीद नहीं लगाती हूँ, इसीलिए जब वो हाँ, थोड़ा सा नहीं, भी अच्छा काम करते हैं तो बड़ी हाँ, खुशी हो जाती है एक्चुअली। जी हाँ, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, किसी जज से हमें अपेक्षा ये नहीं है कि वो कुछ बहुत भैया जबरदस्त कर देगा। वो एक आम जज की तरह ही काम करेगा, बस ये है कि बहुत ज्यादा खराब ना करे। कम से कम इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि खराब ना करे, बहुत अच्छा ना करे। तो भैया कम से कम हमारा जो संतुष्टि का लेवल इतना नीचे भी आई है जुडिशरी कि भैया हम खराब ना करें, इसी से संतुष्ट हैं, बढ़िया करे ना करे। तो वही स्थिति है आज के समय में। जी जी थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय